Greetings dear students, कैसे हैं आप लोग? My name is Varun from Poonmurti Global School, Department of Mathematics. In my last video we have discussed up to exercise 2.3 of chapter 2 linear equation in one variable, class 8 NCERT Mathematics. Today we will discuss about exercise 2.4. There are lot of problem sums here. Their total number of questions is 10 and we will discuss each and every question very briefly. Okay, so now I am starting. There is question number 1. Question number 1 क्या कहता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 1, अमीना थिंक्स अ नंबर. अमीना क्या करती है? एक नंबर के बारे में सोचती है. एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या करती है? सब्ट्रैक्ट करती है. क्या? 5/2 फ्रॉम 8. शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. देखो, जब भी मैं आपको अगर मैथ्स पढ़ाता हूँ स्पेसिफिकली फॉर 8th क्लास, तो बेटा अपनी जो बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स वो साथ लेके बैठो. उससे क्या होगा कि बार बार स्टेटमेंट लिखने का जो समय है ना वो बचेगा. तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ. समझो, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे लास्ट में ये देखो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूछ क्या रहा है. यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है. व्हाट इज़ द नंबर. तो जिस नंबर की ये बात कर रहा है, मैं स्टार्टिंग से ही लेके चलता हूँ कि जिस नंबर की ये बात कर रहा है वो नंबर क्या है? लेट द नंबर इज x. वो नंबर क्या है बेटा? x है. क्या है वो नंबर? x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम वो स्टेप करेंगे जैसा जैसा क्वेश्चन करने के लिए कहता है. क्लियर है मेरी बात? देखो क्वेश्चन ने क्या क्या कहा. अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा, वो नंबर मैंने भी सोच लिया. वो नंबर कौन सा होगा बच्चे? x होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और सब्ट्रैक्ट किया 5/2 फ्रॉम इट. इसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, मैंने भी कर दिया. शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. अब जो ये रिजल्ट आया इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, जो रिजल्ट ये अब आया है, दिस इज 3 टाइम्स द सेम नंबर जो उसने सोचा था. तो ये रिजल्ट इक्वल हो गया 3 टाइम्स उसी नंबर के जो नंबर क्या था बेटा उसने सोचा था. क्लियर है? आप क्या करोगे? जैसे जैसे स्टेटमेंट कहता है वैसे वैसे धीरे धीरे अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे. अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा, मैंने वो नंबर x मान लिया. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 5/2 सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट जो आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जो ये रिजल्ट है और जो नंबर आपने सोचा था ये उस नंबर के क्या है बच्चे? 3 टाइम्स है. क्या है ये? 3 टाइम्स है. नाउ अब हम ये क्या आ गया मेरे पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया. क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक बात ध्यान से सुनो, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1. क्लियर है मेरी बात? ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1. 8 की मल्टीप्लाई x के साथ हो गया बेटा, कितना आ गया? 8x आ गया. साइन वही रहेगा जो पहले था. 8 मल्टीप्लाई करेगा 5/2 से, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8 और इज इक्वल टू 3x. क्लियर है मेरी बात? ऐसा आ गया. ये क्या बन गया? 2 4 8 बन गया. देन 8x माइनस 5 4 20 इज इक्वल्स टू 3x. कल की क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें सारा समझाया है कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी अगर इक्वल के राइट साइड में जाती है तो बेटा कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है. देन 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 20. और ये 3x है, इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20. 5x इज इक्वल्स टू 20 और ये मल्टीप्लाई में अब कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में. देन इज इक्वल टू 4. तो x क्या आ गया बेटा? आपका 4 आ गया. x क्या आ गया बच्चे? 4 आ गया. क्लियर है? x कितना आया है आपका? 4 आया है. तो 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो द नंबर इज 4. तो अमीना ने जिस नंबर के बारे में सोचा था वो नंबर क्या आ गया मेरे बेटा? 4 आ गया. क्लियर है? आप ऐसे तो कैलकुलेट करोगे क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो चुके हो. लास्ट वीडियोस में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इसको एलिमिनेट करना है तो आप इसको बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट एडिशन सिखाया था. अब वो बातें नहीं हैं. अब क्या करेंगे? हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे. समय कम होता है हमारे पास क्वेश्चंस के लिए. मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में बताया था अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल के राइट साइड में आने के बाद वो वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है
साइन चेंज होने के बाद वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर इक्वल के दूसरे तरफ मैं उस वैल्यू को लेके आऊँगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर इक्वल के एक साइड में वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगी तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर एक साइड नेगेटिव वैल्यू है तो दूसरी साइड जाएगी बेटा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा ही केस मल्टीप्लाई और डिवीज़न के बाद में आता है। अगर कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके कैसी हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। अगर एक साइड में डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो बेटा वीडियो को दोबारा देखिए, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू कवर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 क्या कहता है, देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर क्या है, 5 टाइम्स है किसी अनदर नंबर के। एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो पहले तो मैं वो दूसरा नंबर मान लेता हूं। मैं लिखता हूं लेट द फर्स्ट नंबर। देखिए यहाँ अनदर लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। अनदर पहले वाला भी हो सकता है, पहले वाला भी अनदर हो सकता है। क्लियर? तो मैंने लिख लिया लेट द फर्स्ट नंबर। क्या ले लिया मैंने, x ले लिया बेटा। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, x ले लिया। जो नंबर बोला उसने, जो पॉजिटिव नंबर की वो बात कर रहा है, वो नंबर क्या है, 5 टाइम्स है उस नंबर के। तो मैं क्या लिखूंगा, देन द पॉजिटिव नंबर, देन द अनदर नंबर, अनदर पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए। क्या है वो बेटा, 5 टाइम्स है। क्या है बेटा वो, 5 टाइम्स है। आगे कहता है इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर। मैं दोनों में क्या ऐड कर रहा हूँ, 21 ऐड कर रहा हूँ। मैंने दोनों में क्या ऐड कर दिया बेटा, यहाँ पर 21 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे ये कहता है वन ऑफ द न्यू नंबर। तो इन दोनों में से जो कोई एक नया नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। अब समझो एक चीज़, इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है, इनमें से नंबर क्या है, कौन सा बड़ा है, नंबर ये बड़ा है। क्या है ये बड़ा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होता तो मल्टीप्लाई करते तो और छोटा चला जाता, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव है। तो x और 5x में से ये बड़ा है और दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन दोनों में से ये बड़ा हो गया। अल्टीमेटली इन दोनों में से ये बड़ा हो गया ना। और ये कहता है ये नंबर इसका दुगना है, ये नंबर इस नंबर का दुगना है। तो अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। बोलो भाई, ये नंबर इस नंबर का दुगना था, तो मैंने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर अगर इसका दुगना था तो अब ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब इसको बस सोल्व करना है, बचा कुछ नहीं है। 2x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। x वाली क्वांटिटी 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे। तो देखो ये 2x छोटा है, 5x बड़ा है, तो बड़े को यहीं रहने देते, छोटे को उधर लेके आते हो, ये कितना हो गया, 2x हो गया। 42 बड़ा है, इसको भी इधर रहने देते, 21 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, -21। ये कितना हो गया, 21 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल टू 21/3, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू x। देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। तो हम क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर, हैंस द फर्स्ट नंबर, हैंस द फर्स्ट नंबर इज, जो आपने x माना था बेटा वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, देन द अनदर नंबर, देन द अनदर नंबर या पॉजिटिव नंबर 5x, दैट इज 5 into 7, दैट इज 35। व्हाट इज दिस, दिस इज 35। क्लियर है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, मैं अब बात कर रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 3 की। एक्सरसाइज 2.4 ही हमारी चल रही है, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी 2 डिजिट नंबर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, 2 डिजिट नंबर के बारे में, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे 2 डिजिट नंबर आते हैं। मैं उनमें से एक लिख देता हूं। मैंने लिखा 46। क्या लिखा मेरे बेटा, 46। अब अगर मैं 46 को तोड़ता हूं, अगर मैं 46 को तोड़ता हूं तो मैं लिखूंगा बेटा 40 + 6। क्या लिखूंगा, 40 + 6। कोई भी नंबर है, सपोज 23 है, उसको भी मैं क्या लिखूंगा, 20 + 3। 33 है, उसको भी क्या लिखूंगा, 30 + 3। 43 है, उसको भी क्या लिखूंगा, 40 + 3। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि आपके पास एक नंबर तो ऐसा हो जिसके लास्ट में 0 आती हो और दूसरा सिंगल डिजिट नंबर हो। बात क्लियर है? एक नंबर तो ऐसा हो 2 डिजिट का तो हो, लेकिन लास्ट में क्या हो, यूनिट डिजिट 0 हो। लास्ट में क्या हो, यूनिट डिजिट 0 हो। और दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, एक सिंगल डिजिट होगा। क्या होगा, एक सिंगल डिजिट होगा। अब समझो एक चीज को, 40 को मैं लिखूंगा 10 × 4 और +6 आ जाएगा। 20 को मैं लिखूंगा 10 × 2 और प्लस क्या आ जाएगा, 3। 30 को मैं लिखूंगा 10 × 3 और +3। 40 को मैं लिखूंगा 10 × 4 +3। 90 को मैं लिखूंगा 10 × 9 +9। क्लियर? यहाँ से कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ से कुछ बात समझ में आ रही है? आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि अगर 6 यूनिट डिजिट है तो 6 को मैं ऐसे लिखूंगा तोड़कर। क्लियर है? अगर 6 यूनिट डिजिट है तो 6 को ऐसे लिखूंगा। अगर 4 टेंस डिजिट है तो मैं 10 मल्टीप्लाई में करके लिखूंगा किसी भी जर्नल, किसको, एक 2 डिजिट नंबर को। क्लियर है? किसी भी जर्नल एक 2 डिजिट नंबर को। आपको पता है ना कि अगर 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है, इस वाले नंबर को वंस या यूनिट डिजिट बोलते हैं और इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। क्लियर है? तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि कोई भी जो जनरल 2 डिजिट नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, 10 टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो अगर मैं मान लूँ, अब इन बातों को मैं मिटा देता हूँ, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। मैंने ले लिया लेट द यूनिट डिजिट। अगर मुझे एक 2 डिजिट का नंबर लेना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन में 2 डिजिट का इस्तेमाल है। मैंने ले लिया लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। भाई जिस 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है वो, मैंने उसका यूनिट डिजिट क्या ले लिया बेटा, x ले लिया। बिल्कुल 0 से समझेंगे, बिल्कुल 0 से, कि भाई अगर 2 नंबर है, 2 डिजिट्स हैं एक 2 डिजिट के नंबर में, तो इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है मैंने वो क्या ले लिया बेटा, x ले लिया। देन लेट टेंस डिजिट, जो उस 2 डिजिट नंबर का जो टेंस डिजिट होगा, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज, वो मैंने क्या ले लिया, y। 2 मैंने अलग अलग वेरिएबल ले लिए। क्या ले लिए, दोनों अलग अलग वेरिएबल ले लिए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो जो नंबर होगा देन द नंबर इज, तो वो नंबर क्या बन गया आपका, 10y + x। ये नंबर बन गया है, नहीं बन गया, बोलो, ये नंबर बन गया है, नहीं बन गया। हालांकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, मुझे पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक x ले लिया, दूसरा y ले लिया। ये अभी साथ के साथ मैं एलिमिनेट कर दूंगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में निकाल देता हूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी पहली लाइन से हो जाएगा, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। गिवन में क्या बात है बेटा, गिवन सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्या है बेटा, 9 है। इसका मतलब क्या है कि x और प्लस y कितना हो जाएगा, 9, और y कितना हो जाएगा, 9 - x। तो ये बात फिर एक ही वेरिएबल में पहुंच गई, क्योंकि x था और y भी क्या है, 9 - x है।
और y भी क्या है बेटा 9 माइनस एक्स है। तो मैं y को अब क्या लेके चलूँगा 9 माइनस एक्स लेके चलूँगा कि y क्या है 9 माइनस एक्स। क्लियर है ये बात? जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते तब हमें पता लगता है कि जो नया नंबर आता है, दो नया नंबर आता है वो पुराने नंबर से कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले जो नंबर था वो था 10y प्लस एक्स। अगर हमने डिजिट बदल दिए मतलब 10x प्लस वाई हो गया, यूनिट डिजिट टेंस हो गया, टेंस डिजिट यूनिट हो गया। तो ये कहता है जो ये नया नंबर है ना, ये नया नंबर है, ये पुराने नंबर से कितना बड़ा है 27 बड़ा है। तो अगर मैं पुराने में 27 ऐड कर दूं, अगर मैं पुराने में ही 27 ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? बोलो। ये जो नया नंबर आया 10x प्लस वाई, ये पुराने नंबर से कितना बड़ा था बेटा 27 बड़ा था। कितना बड़ा था बेटा 27 बड़ा था। यही बोला ना उसने, जो नया नंबर है इंटरचेंज द टू डिजिट, सॉरी हाँ, द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल इज 27। अगर ये बड़ा था, अगर ये बड़ा था इससे 27, तो मैंने इसमें 27 ऐड कर दिया और दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब इसको सोल्व करना है, दैट इज 10y प्लस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, वह एक ही वेरिएबल में हो जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। वाई क्या है 9 माइनस एक्स है, तो 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 27, 10x प्लस वाई क्या है 9 माइनस एक्स। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स। वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे, बिना वेरिएबल्स को एक तरफ। तो वेरिएबल को मैं सबको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। लेफ्ट में पहले ही था 10x था प्लस x था, अब वो 10x इधर आएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा, वो x इधर आएगा, ये प्लस x हो जाएगा। क्लियर? राइट साइड में कांस्टेंट को लेके जाएंगे, राइट साइड में 9 पहले ही था, 90 उधर गया माइनस 90 हो गया, 27 उधर गया माइनस 27 हो गया। क्लियर? ये कितना बन जाता है देखिए, माइनस 10x माइनस 10x दैट इज माइनस 20x और प्लस x दैट इज प्लस 2x। क्लियर? अब ये माइनस माइनस ऐड होंगे ना, ये 7 और ये 11 ऐसा कुछ आ गया। तो ये इसमें से अगर 9 माइनस हो जाएंगे तो माइनस 108 आ गया और इधर से क्या आ जाएगा माइनस 18x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 108 बाय माइनस 18। तो कैंसल आउट विद ईच अदर, x क्या हो जाएगा 6 आ गया। x कितना हो जाएगा आपका 6 आ गया। x कितना आ गया आपका 6 आ गया। देखो रिपीट कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंपॉर्टेंट है, समझो। लेट द यूनिट डिजिट, मैंने मान लिया कि जो नंबर आप बात कर रहे हो दैट इज 10y प्लस एक्स। मैंने बताया था 10y क्यों लिखा, यूनिट डिजिट x मान लिया, टेंस डिजिट y मान लिया, वो नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स आ गया। सम ऑफ द डिजिट गिवन था 9, तो इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो गया 9। तो y को मैं कहीं भी रिप्लेस कर सकता हूँ 9 माइनस एक्स से, 9 माइनस एक्स से। तो उसने ये कहा कि जो आपने नंबर माना था 10y प्लस एक्स, अगर मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, दैट इज़ x की जगह y लिख दूं, y की जगह x लिख दूं, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से कितना बड़ा होगा 27 बड़ा होगा। तो मैंने इक्वल रखने के लिए पुराने नंबर में ही क्या जोड़ दिया 27 जोड़ दिया। 27 जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा आ गया, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। क्या किया मैंने सिंप्लीफिकेशन, रिपीट कर रहा हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन में मैंने y की जगह क्या रखा 9 माइनस एक्स रखा, तो क्या होगा 10 9 से मल्टीप्लाई करेगा 90 आ गया, 10 ने x के साथ मल्टीप्लाई की 10x आ गया, प्लस x प्लस 27 10x प्लस 9, और मैंने y की जगह क्या रखा है 9 माइनस एक्स रखा है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए यहाँ बात कैसे पहुँची, ये जो 10x था और ये जो x था ये तो इक्वल के लेफ्ट में ही थे, तो ये सेम टू सेम आ गए माइनस 10x प्लस एक्स। और जो ये 10x था उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो इक्वल के लेफ्ट साइड वाला क्लियर हो गया कैसे आए। अब राइट साइड में ये जो 9 था ये पॉजिटिव पहले ही पड़ा हुआ था वहाँ पे,
तो मैंने 9 पॉजिटिव वहीं छोड़ दिया। ये 90 प्लस में था, उधर जाके नेगेटिव हो गया। ये 27 था, उधर जाके ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आपको पता है कि जिनके सेम साइन होते हैं वो दोनों ऐड होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखिए। अगर सेम साइन एकदम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ एडिशन हो रही है। तो देखिए ये भी सेम साइन का, ये भी सेम साइन का, दोनों नेगेटिव, तो -10 दैट इज -20, और प्लस एक्स और प्लस एक्स कितने हो गए, +2x हो गए। अब 9 ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ये सेम साइन के थे, ये ऐड हो गए, कितने हो गए, -117 हो गए। अब -20 में से +2 जाएगा, -18 आएगा, और 9 में से -117 जाएगा तो -1/108 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -108/-18, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 18 6 जा 108, 18 6 जा क्या आ जाएगा, 108। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। y क्या होता है, y पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, y क्या होगा, 9 - x होगा, दैट इज y, 9 - 6 दैट इज 3। तो बेटा y क्या हो जाएगा, पुत्र 3 हो जाएगा, x 6 y 3। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, क्या लिखें, रिक्वायर्ड नंबर इज, थोड़ा रब कर दूं कहीं से, यही लिख देता हूं यहाँ, ये वाला, ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या था, 10y + x था, y की वैल्यू डाल दीजिए, 3 था, और ये 6 दैट इज 36। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। लास्ट में ये लाइन लिख दीजिए। क्लियर, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर भी 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। क्या कहता है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब देखो ये वही बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था, लेंथी था, लेकिन ध्यान दोगे, 1-2 बार वीडियो को प्लेबैक करके देखोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब देखोगे सर मैंने ये लाइन क्यों छोड़ दी, अब इस लाइन का भी अपना एक मतलब है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करें, सॉल्यूशन 4 एक्सरसाइज 2.4, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। देखो यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूनि डिजिट 10th डिजिट से कितना है, 3 टाइम्स है, या 10th डिजिट यूनि डिजिट से 3 टाइम्स है। क्लियर, जैसा आप मान के चलोगे वैसा ही आपका आंसर आएगा। तो आंसर 2 होंगे, इसके पहले ही बता देता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, दोनों ही आंसर सही है। मैंने ले लिया लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज x, तो भाई इस हिसाब से देन द 10th डिजिट क्या होगा ऑफ द नंबर। तो जो 10th डिजिट होगा इसी नंबर का, वो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो अगर ये x है तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 10th, बोलो हाँ। क्लियर, एक अगर x है बेटा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88। ध्यान से समझिए, अगर ऐसा है देन द नंबर इज, अगर यूनिट डिजिट तो बेटा हो जाए x और 10th डिजिट हो जाए ये, तो क्या हो जाएगा 10 3x + x, ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ। ये हो जाएगा ना भाई। हम क्या करते थे, यहाँ पर 10th डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो अगर 10th 3x है तो यूनिट क्या हो जाएगा x, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर डिजिट्स को आपने इंटरचेंज कर दिया और ऐड करो रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर से, जो नंबर रिजल्ट आया, मतलब जो चेंज करने के बाद नंबर आया, उसको इसी नंबर में अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलता है, आपको 88 मिलता है। क्या मिलता है, 88 मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अगर ये नंबर है 10 3x + x, अब मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, एक तो ये नंबर हो गया, अगर इंटरचेंज कर दिया x की जगह 3x आ गया, 3x की जगह x आ गया, दैट इज 10x + 3x हो गया। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या बनाता बेटा, 88 बनाता है। क्या बनाता है, 88 बनाता है। बस लीनियर इक्वेशन आ गई, 10 × 3x दैट इज 30x + x + 10x + 3x = 88। सारे प्लस के सारे जुड़ जाएंगे, 30 कितना हो गया 40,
41, 43, 44x इज इक्वल्स टू 88, देन x इज इक्वल टू 88/44 दैट इज 2। तो बेटा x कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर हमें क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखते हो? देन द ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या था? 10 3x प्लस x दैट इज 10, 3 2 प्लस 2 दैट इज 10 इंटू 6 प्लस 2 दैट इज 62। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 62 आ जाएगा। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज होंगे, अगर आप यहाँ पर 10th डिजिट को x मान के चले हो तो नंबर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और वो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्लियर? आपने यूनिट डिजिट माना है, x 10th डिजिट कितना आ गया? 3x आ गया। नंबर कितना आ गया? 10 3x प्लस y। कैसे लिखते हो? 10y प्लस x बोला था ना मैंने 2 डिजिट नंबर को, ये 10th था, ये 1 था लास्ट क्वेश्चन में। कहता है इसको लिखा, अगर आपने जगह बदल दी, भाई 3x की जगह x लिख दिया, x की जगह 3x लिख दिया, ये बन जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 88। और बस क्या हो गया? लास्ट में सोल्यूशन हो गया। क्लियर? मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉल्यूशन नंबर 5। ये एक ही वीडियो में एक्सरसाइज आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है? मैं सेकंड चैप्टर की मैंने 6 वीडियोस में अलग अलग बनाऊंगा, हर एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो। क्लियर? और ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन्ड इन द वीडियोस। क्लियर? तो बच्चे इससे ज़्यादा तो देखो नहीं मिल सकता, जितना हम दे रहे हैं आपको इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता ना। तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन होगा, जितना हो सके उतना मैं आपको डिटेल्ड में लेके जाऊंगा जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। ये कहता है कि जो शोभो के मदर की प्रेजेंट एज है ना, भाई मान लीजिए शोभो एक बच्चे का नाम है, उसकी मम्मी की जो आज की उम्र है वो उस बच्चे की उम्र की कितनी है? 6 टाइम्स है। कितनी है? 6 टाइम्स। तो मैं मान लेता हूँ लेट शोभोज प्रेजेंट एज। मैंने क्या मान लिया? लेट शोभोज प्रेजेंट एज। मैंने मान लिया वो x ईयर्स था। कितना था बेटा? x ईयर्स था। तो देन जो शोभो की मम्मी है, शोभोज मदर प्रेजेंट एज कितनी है? इसकी x की कितनी है? 6 टाइम्स है। तो अगर ये x है तो बेटा ये कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर? भाई शोभो की प्रेजेंट एज कितनी है? x। तो शोभो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं? शोभो एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोभो की जो उम्र है, पहले तो देखो सबसे मेन बात क्या बेटा, ऐसी प्रॉब्लम्स हम करते हुए यू हैव वेल नोन अबाउट द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने में बहुत मतलब क्लियर होना चाहिए आपको वो चीज़ कि आप इंग्लिश की हिंदी बना रहे हो और उस बात का मतलब वही है जो मतलब आपको बुक वाला समझाना चाह रहा है। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्या कहता है आगे? शोभो की जो उम्र 5 साल के बाद होगी वो 1/3 होगी उसकी मम्मी की आज की उम्र के। ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि शोभो एज 5 years फ्रॉम नाउ, अगर आज शोभो x का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। बोलो, अगर आज आप 10 साल के हो, आज आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 years के हो जाओगे। कैसे आया? आपने 10 में 5 को जोड़ा है, x + 5 का। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है? अगर आज शोभो x years का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। आगे ये कहता है कि 5 साल के बाद शोभो की जो एज है वो अपनी मम्मी की एज की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो लिख देते हैं उसकी मम्मी की आज की उम्र कितनी है? 6x है। इसका क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। बोलो भाई, उसके बेटे की शोभो की जो प्रेजेंट एज है वो x थी,
5 साल बाद x प्लस 5 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा किसका, शोभो की मम्मी की एज की। 1/3 का मतलब देखिए कुछ ये मैथमेटिक्स में लैंग्वेज होती है, 1/3 का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग सही है, THIRD, ठीक है। 1/3 मतलब थर्ड, 2/3 का मतलब क्या होगा 2/3, 3/4 का मतलब क्या होगा 3/4, 3/4, क्लियर। तो फ्रैक्शन को आप ऐसे लिखते हो अगर आपको मैथ्स की लैंग्वेज में बातें दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना बन गया ये, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 2 6 दैट इज 2x, x को उधर लेके जाऊंगा तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा x क्या आ गया आपका 5 आ गया। पूछा क्या व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज आपने x और 6x मान के चले थे, तो आप क्या लिखोगे देन जो शोभो है उसकी जो प्रेजेंट एज है क्या मानी थी x दैट इज 5 ईयर्स, और जो शोभो है शोभोज मदर उसकी जो प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं क्या मान के चले थे बेटा 6x दैट इज 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30, क्लियर। तो ये शोभो की प्रेजेंट एज है दैट इज x इज इक्वल टू 5 ईयर्स, और शोभो की मम्मी की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा 30 ईयर्स, क्लियर। ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये कितने टाइम से इसके 6 टाइम से, कितने टाइम से 6 टाइम से, क्लियर है। यहाँ तक आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सी सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कहता है। सॉल्यूशन नंबर 6 कहता है बेटा, देखो ध्यान से समझिए, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। नैरो का मतलब होता है संकरा, संकरा जो ज्यादा चौड़ा ना हो दैट इज नैरो, क्लियर। तो नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए वो रिजर्व कर रखा है, कहाँ, मोहाली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशो वो कितना दे रखा है 11:4 है। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो इनका रेशो दे रखा है 11:4। क्या दे रखा है 11:4। अगर रेशो में बात है तो देखो आपको पता है अगर रेशो में बात है तो मैं उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके चलता हूं। मैंने ले लिया लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मैंने ले लिया कि जिस प्लॉट की ये बात कर रहा है उसकी लेंथ, देखिए लेंथ और ब्रेथ में रेशो कितना है 11:4 है, तो मैं लेंथ को क्या मान लूंगा 11x मान लूंगा। बोलो क्या मान लूंगा 11x मान लूंगा। तो आप क्या लिखोगे देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11:4 है ना, तो 11 चौड़ा है और 4 अगर लंबाई और चौड़ाई है ये इसकी, तो 11x और क्या ले लेंगे बेटा 4x ले लेंगे। क्या ले लेंगे 11x और 4x, क्लियर। मैं बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए हम सब क्या है इंडियन है, क्या है हम सब इंडियन है। आई कैन टीच यू इन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, बट वो आपके सर से ऊपर से जाएगा, समझ लोगे। कुछ बच्चे अच्छा है कैलिबर है सब में, लेकिन क्या है वो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। वो आप इस क्वेश्चन के लिए तो कर लोगे लेकिन वो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी। तो हमें थोड़ा सा बाईलैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, हमें इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, हमें हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा। देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x और ब्रेथ कितना ले लिया बेटा 4x ले लिया। आगे देखिए क्या होगा, एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब देखिए फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब होता है चार दीवारी करना, बाउंड्री, चार दीवारी करना। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी बाउंड्री करेगा। अगर ये इसकी बाउंड्री करेगा तो इसका मतलब पेरीमीटर कवर हो रहा है। क्या कवर हो रहा है, पेरीमीटर कवर हो रहा है। तो क्या लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 4x दैट इज ट्वाइस ऑफ 15x दैट इज 30x। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा 30x। ये कहता है अगर मैं 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से
₹100 पर मीटर के हिसाब से, ₹100 पर मीटर के हिसाब से अगर इसकी 4 दीवारी कराऊँ, फैंस कराऊँ, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है? 75,000 होती है। कितनी होती है? 75,000 होती है। कितनी होती है? 75,000 होती है। अब देखिए, ये इतने मीटर, अगर ये मीटर्स की बात करें तो देखो यूनिट्स में लिख देता हूँ, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और पेरीमीटर भी कितना आएगा? मीटर में है। मतलब पेरीमीटर लेंथ क्या है 4 दीवारी की? कितनी है? 30x। कितनी है? 30x। और 1 मीटर में, और 1 मीटर में कितना लग रहा है? ₹100 लग रहे हैं। 1 मीटर में कितना लग रहा है? ₹100 लग रहा है। ये कहता है ₹100 पर मीटर का कॉस्ट है भाई। क्या है? ₹100 पर मीटर का कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट कितना? 75,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 मीटर का जो कॉस्ट है, 1 मीटर का जो कॉस्ट है कितना है? 100 रुपीज़ है, और टोटल मीटर कितना है? 30x। तो इस बात को मैं क्या लिख लूँगा? दैट इज 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 75,000, इज इक्वल्स टू 75,000। देखो, क्योंकि क्या है, इतना तो वो 4 दीवारी करना था, ये तो टोटल लेंथ हो गई, और 1 मीटर में लगता है इतना पैसा, तो ये टोटल मनी हो गया। और टोटल मनी किसके इक्वल दे रखा है आपको? 75,000 के। क्योंकि क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹100 एंड टोटल कॉस्ट, इससे पहले ये 2 लाइनें लिख लोगे, उसके बाद ये इक्वेशन लिखोगे। भाई कॉस्ट क्या है? फैंस पर मीटर इज क्या है? 100 है, और टोटल कॉस्ट कितनी? 75,000। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये बात कितनी हो गई? 3000x इज इक्वल टू 75,000, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75,000 बाय 3000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 25। देन x इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब हमें डायमेंशन निकालनी है। लेंथ कितनी लेके चले थे आप? 11x, दैट इज 11 इंटू 25। ये कितना हो गया? 25 1 25, 275 मीटर। और जो ब्रेथ थी आप 4x मान के चले थे, दैट इज 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। क्लियर? ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। समझो ध्यान से, क्या थी ये चीज़? देखो, उसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेकिन उनके बीच का रेशो कितना है? 11x और 4x है। ठीक है, तो मैंने लेंथ ले ली 11x, ब्रेथ ले ली मैंने 4x, पेरीमीटर कितना होता है? 2l + b, वो कितना आ गया बेटा? 30x। ये अब ये कहता, देखिए, ये अगर पेरीमीटर है बेटा, ये कहता कि 1 मीटर को, 1 मीटर 4 दीवारी करने में उसको ₹100 लगते हैं। कितने लगते हैं? ₹100 लगते हैं। तो टोटल 4 दीवारी करने में लग गए उसको 75,000। कितने लग गए? 75,000। तो अगर मैं 75,000 अगर इस पर खर्चा कर रहा हूँ, और 1 मीटर में अगर ₹100 लगते हैं, तो मीटर टोटल कितने थे? 30x। तो 30x इंटू में 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 75,000 का। और लीनियर इक्वेशन आ गई। तो आपका क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आपने लेंथ और ब्रेथ में पुट कर दी, एंड यू हैव गेट द आंसर। क्लियर? क्लियर है मेरी बात? आसान क्वेश्चन है, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो बेटा वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की दोबारा वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बार बार इतना समय देना ठीक नहीं होगा। वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर अबाउट इट। क्लियर? देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां से शुरुआत करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है तो यहां से शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इससे पहले मैं कुछ आपको ना रूल बता रहा हूँ। रूल क्या, मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले अच्छी बात अगर आते हैं, नहीं आते तो समझना। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप पिछली क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, रिकॉल करा रहा हूँ। देखिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस मेन रेट पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस रेट पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो हमें प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जाता हो, और ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो। क्लियर? तब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हमें लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जाएगा। क्लियर?
हमें प्रॉफिट का परसेंटेज तब मिलता है जब प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस है और इनटू में 100 है। हमें लॉस परसेंटेज तब मिलता है जब लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस है और इनटू में क्या है 100 है। ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है अगर आपको लॉस मिलता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड में 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला तब होता है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाएगा SP इंटू 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस तब आता है अगर आपको लॉस हो रहा है तो आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर है। और जो MRP है, MRP में से अगर मैं डिस्काउंट घटा दूं तो वो आ जाएगा आपके सेलिंग प्राइस के ऊपर। क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। क्लियर है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत हमें इस आने वाले क्वेश्चन में पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा रिकॉल कराया कि ये सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो वीडियो पॉज करके इन सभी फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन क्या करता है, दो तरह, पहले एक बार है ना पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन ने 2 तरह का कपड़ा खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल है जो उसको 50 रुपीज़ पर मीटर पड़ रहा है, और जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र का मटेरियल आप सभी अच्छी तरह ट्राउज़र जानते होंगे, और ट्राउज़र का मटेरियल है वो क्या पड़ रहा है उसको 90 रुपी पर मीटर पड़ रहा है। आगे ये कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। मतलब क्या है कि हर, अगर उसने 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट का खरीदा है तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदना पड़ेगा। मतलब 3 मीटर शर्ट का कपड़ा, 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा, इस तरह से उसने पूरा किया। और उसने ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। मतलब शर्ट वाले को तो 12% प्रॉफिट पर बेचा और ट्राउज़र वाले को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 10% वाले प्रॉफिट पे बेचा। और टोटल सेल कितनी हुई उसकी, 36,000 हुई। कितनी हुई टोटल सेल उसकी, 36,000। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। देखो पहले तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा तो 2 मीटर उसको कितने का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, ट्राउज़र का। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो कितना भी कपड़ा खरीदे, शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशो रहेगा, शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 3:x रहेगा। कितना रहेगा, 3:x रहेगा। तो मैंने ले लिया बेटा, यहाँ पर वो मीटर की बात कर रहा है तो मैंने ले लिया सॉल्यूशन में, लेट लेंथ ऑफ जो शर्ट का मटेरियल है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि एक स्टेप, लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल मैंने ले लिया 3x, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्राउज़र, स्पेलिंग सही होगी शायद, ट्राउज़र का जो मटेरियल होगा वो मैंने कितना ले लिया, 2x मीटर। कितना है, 2x मीटर। लेंथ की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ मीटर में बात हो रही है। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब सुनो, मैंने शुरू से ही मान के चल लिया कि भाई अगर उसने शर्ट खरीदी है तो वो कितना होगा, 3x होगा, और अगर ट्राउज़र खरीदा है तो वो कितना होगा, 2x होगा। ये बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब शर्ट का जो रेट था वो था 50 रुपीज़ पर मीटर, और ट्राउज़र का जो रेट था वो था 90 रुपीज़ पर मीटर। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ जो शर्ट है उसका जो मटेरियल का कॉस्ट था वो कितना आ जाएगा। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल उसका था 50 रुपीज़ पर मीटर। कितना था, 50 रुपीज़ पर मीटर, और ख़रीदा कितना उसने, 3x। तो क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा, 150x रुपीज़। बोलिए भाई एक बात बताइए ना, 1 मीटर का रेट 50 रुपीज़ था, 1 मीटर का रेट 50 रुपीज़ था, कितने मीटर खरीदा, 3x। तो 3x इंटू में 50 दैट इज़ 150x रुपीज़, 150x रुपीज़। और आगे टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र का जो कॉस्ट था वो 90 रुपीज़ पर मीटर था, और कितना खरीदा, 2x दैट इज़ 90 इंटू में 2x
इज इक्वल टू 180x रुपीज़। क्या आ जाएगा 180x रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल 3x लिया, ट्राउज़र की लेंथ 2x लिया, कॉस्ट कितना आया 50 रुपये पर मीटर था तो 3x खरीदा था तो 50 इंटू 3x दैट इज़ 150x रुपीज़। ट्राउज़र मटेरियल था 90 रुपीज़ पर मीटर तो 2x ट्राउज़र मटेरियल था तो 90 इंटू में 2x इज इक्वल टू 180 रुपीज़। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब पेज टर्न कर देते हैं। आगे कहता है कि मटेरियल को 12% और 10% प्रॉफिट पे बेचा। इसका मतलब 12% प्रॉफिट तो कमाया शर्ट में और 10% प्रॉफिट कमाया किसमें, ट्राउजर में। तो आप लिखिए प्रॉफिट अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, प्रॉफिट अर्न ऑन शर्ट मटेरियल। प्रॉफिट जो कमाया शर्ट मटेरियल पे वो कितना कमाया भाई, 12 कमाया, 10 कमाया, 12 कमाया। तो कितने परसेंट का कमाया, 12% का कमाया। अब सुनिए, शर्ट पर प्रॉफिट 12%, शर्ट का कॉस्ट कितना है 150x। तो मैं क्या लिख लूँ, सेलिंग प्राइस लिख लूँ। तो मैं लिखता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो जो शर्ट का मटेरियल है मेरे बेटा, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आप फॉर्मूलों को देखना, प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 और इंटू में CP कितना है 150x है। कितना 150x है, ये कितना हो गया 112 बाय 100 इंटू 150x। इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये किस में बात आ गई आपकी, रुपीज़ में बात आ गई। किस में बात आ गई है आपकी, रुपीज़ में बात आ गई। ऐसे ही जो प्रॉफिट है वो कमाया किस पे, ट्राउज़र पे। क्या लिखोगे, प्रॉफिट अर्न ऑन ट्राउज़र मटेरियल, ऑन ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र मटेरियल पे कितना प्रॉफिट कमाया था 10%। 10% अगर प्रॉफिट कमाया था बेटा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ये भी सेम फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू में CP इंटू CP। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 और इनटू में जो कॉस्ट प्राइस है ट्राउज़र की कितनी थी 180x। कितना आ जाएगा 180x दैट इज़ 110 बाय 100 इंटू 180x। क्या आ जाएगा ट्राउज़र का, क्या आ जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर है। आगे वो क्या कहता है, टोटल सेल कितनी है 36,600। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है तो देखिए, ये तो शर्ट का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, शर्ट का आ गया, और वो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस आ गया, और दोनों का कितना दे रखा उसने 36,600। तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्ट का था 112 बाय 100 इंटू में 150x और प्लस 110 बाय 100, 110 बाय 100 इंटू में 180x इज इक्वल टू 36,600। बोलो यहाँ तक की कोई दिक्कत, रिपीट करवा रहा हूँ समझो। शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल में उसने क्लियरली ये कहा कि अगर मैं 2 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदूंगा, 3 मीटर अगर शर्ट का कपड़ा खरीदूंगा तो 2 मीटर कितना खरीदूंगा, ट्राउज़र का कपड़ा खरीदूंगा। तो मैंने दोनों का बीच का रेशो ले लिया 3x और कितना ले लिया बेटा 2x ले लिया। अब शर्ट जो है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है तो 3x मीटर शर्ट कितने रुपए की पड़ गई उसको, 150x रुपीज़ की पड़ गई। अगर ट्राउज़र 90 रुपीज़ पर मीटर है और 2x मीटर उसने ट्राउज़र खरीदा तो ट्राउज़र की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 180x रुपीज़ पड़ गई। आगे प्रॉफिट शर्ट पे कमाया 12%, तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया शर्ट का विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट प्राइस 150x। ऐसे ही ट्राउज़र पे उसको प्रॉफिट हुआ 10% का, सेलिंग प्राइस निकाल दिया तो कितना आ गया 110 बाय 100 इंटू 180x रुपीज़। अब क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस मिलाकर कितना है 36,600 है। कितना 36,600। अब जितना ये सिंप्लीफाई होता है उतना हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से, एक एक चीज़ समझने की है बिल्कुल। यहाँ पर सुनिएगा, 0 कैंसल्ड बाय 0, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं।
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। क्लियर? नाउ 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। यहाँ तक बात क्लियर है? ये अब कितना हो गया? 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 168x आ गया बच्चे। कितना आ गया? 168x आ गया। प्लस 1 0 is cancelled by this, 1 0 is cancelled by this. This is very easy. 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 119, that is 198x। और ये इक्वल कितना? 36600 के। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 16, 9 और 6 15 1 16, और 1 और 1 2 और 3, that is 366x is equal to 36600, that is x is equal to 36600 by 366, that is 100। then what is the value of x is 100। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या आ गई मेरे बच्चे? 100 आ गई। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल और लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल कितना था? 3x था। तो क्या लिखोगे आप? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल कितना था आपका? 3x था, दैट इज 3 इंटू 100, दैट इज 300 मीटर। कितना आ जाएगा? 300 मीटर। और जो लेंथ है आपका ट्राउजर मटेरियल का कितना आ जाएगा? 2x है। कितना? 2x, दैट इज 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। कितना आ जाएगा? 200 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा मेरी बात? अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक एक स्टेप पूरा क्लियर करके समझाया है कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कैसे आपको स्टेप लेके चलना। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाफ ऑफ अ हर्ड, हर्ड का मतलब होता है बेटा झुंड। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन 8 ये कहता है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो पहले मैंने ये मान लेता हूँ कि टोटल डियर कितने हैं। मैंने लिखा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लिख लीजिए ऑफ डियर, मैंने ले लिया वो x। कितने हैं? x। अब कहता है आधे जो है वो खेत में चर रहे हैं, तो आप लिखोगे डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, डियर ग्रेजिंग इन फील्ड। ये कहता है जितने टोटल है ना उनके हाफ चल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? x/2 हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे? x/2 हो जाएंगे। आगे ये कहता है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे सुनिए, तो रिमेनिंग डियर, या आप ये लिखिए टोटल डियर रिमेन्स x थे, x/2 खेत में चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस x/2, और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? x/2 ही आएगा। भाई अगर आपके पास 16 रुपए हैं, 8 आपने किसी को दे दिए तो 8 ही तो बचे। अगर x था, x/2 खेत में चल रहे हैं तो x/2 ही तो बचेगा, आधा ही बचेगा। क्लियर? अब ये कहता है कि जितने बचे उनके 3/4 आसपास खेल रहे हैं, तो आप लिखोगे डियर प्लेइंग नियर बाय। जितने बचे उसका 3/4 मतलब 3/4 x/2, दैट इज व्हाट इज दिस? दिस इज 3/8x। तो इसका मतलब डियर जो है वो इधर उधर जो खेल रहे हैं वो कितने हैं? 3/8x। आगे कहता है और जो बचे हुए 9 हैं वो क्या है? पौंड में पानी पी रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? डियर ड्रिंकिंग वाटर, डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फ्रॉम द पॉन्ड। तालाब से क्या ले रहे हैं? वो पानी पी रहे हैं। कितने बचे हैं? 9 बचे। कितने बचे बेटा? 9 बचे। तो बताइए टोटल नंबर कितने हैं? सुनिए टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने मैंने माना? x माना। जो डियर ग्रेज कर रहे हैं, खेत में घास चर रहे हैं, वो कितने हैं आपके? x/2 है। कितने हैं? x/2।
अब जो बचे हुए हैं डियर टोटल थे x/2 कहाँ है, खेत में घास चर रहे हैं, तो x माइनस x/2 दैट इज दिस इज द रिमेनिंग डियर। आप इसको माइनस करोगे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अब ये कहता है कि जो आसपास खेल रहे हैं वो बचे हुए डियर का कितना बेटा 3/4 है, कितना है 3/4 है। तो x/2 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3/4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन गया 3 और 4 2 ज़ा 8x। अब ये कहता है कि जो बचे हुए डियर है वो कितने बचे हैं 9, जो कहाँ है पानी पी रहे हैं, कहाँ पे तालाब में। अब सुनिए टोटल नंबर ऑफ डियर इतने हैं और उनको अलग अलग बांट दिया, ये सारे भी क्या है टोटल नंबर ऑफ डियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल डियर है वो इन सभी के प्लस के इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए टोटल डियर में से कुछ खेत में घास चर रहे हैं, उसके बाद कहाँ है आसपास खेल रहे हैं और कहाँ है पानी पी रहे हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती है टोटल डियर की। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू खेत में कितने घास चर रहे हैं x/2 प्लस आसपास कितने खेल रहे हैं 3/8x और प्लस पानी कितने पी रहे हैं 9। क्लियर है। तो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज बन जाती है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ डियर कितने बेटा x है, खेत में कितने घास चरे x/2, बचे कितने x/2, उनका x/2 का कितना 3/8 क्या है आसपास खेल रहे हैं और पानी कितने पी रहे हैं 9। अब सुनो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था अगर कोई लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो आप क्या करोगे डिनोमिनेटर का क्या ले लोगे एलसीएम। क्या ले लोगे एलसीएम। उसको ईजी करने के लिए मैंने लिया एलसीएम ऑफ 2 and 8 और वो कितना आया बेटा 8। तो जो एलसीएम है उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बोथ साइड बाय 8 से। तो 8 से आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, लेफ्ट में क्या गया 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू x/2 प्लस 8 इंटू 3/8x प्लस 8 इंटू 9। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 8x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 दैट इज़ 4x प्लस 8 से 8 कैंसिल 3x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 8 9 ज़ा 72। कितना आ जाएगा 8 9 ज़ा 72। ये कितना बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7x प्लस 72। 8x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 72। देन व्हाट वी हैव गेट x इज इक्वल टू 72। तो x बेटा यहाँ से क्या आ जाता है x इज इक्वल्स टू 72। क्लियर। रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं बेटा x है। जो डियर ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में खेत में घास चर रहे हैं वो कितने हैं x/2 है। अब जो बचे अगर टोटल x है उनमें से x/2 कहाँ है खेत में घास चर रहे हैं तो बचे कितने हैं x/2 ही बचे हैं। आसपास जो खेल रहे हैं डियर प्लेइंग नियर बाय कहाँ बचे हुए का कितना है 3/4 है बेटा। कितना आ गया 3/8 का आ गया। और आसपास जो पानी पी रहे हैं वो बेटा कितना है 9 है। तो इसका मतलब जो टोटल डियर हैं वो ऐसे ऐसे बट गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो टोटल डियर इक्वल होगा x/2 प्लस 3/8 और कितना हो जाएगा 9। तो मैंने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आ गई थी उसको सोल्व कर दिया, क्वेश्चन आपका हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 2 ही क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज से, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ ग्रैंडफादर एक दादाजी इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अपनी पोती से ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं 10 टाइम्स हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट क्वेश्चन नंबर क्या है 9। मैं मान के चलता हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। पहले मैं बच्चे की छोटे बच्चे की माप के चलता हूँ ग्रैंड डॉटर, वो मैंने ले ली x ईयर्स। क्या ले ली बेटा मैंने x ईयर्स ले ली। अब ये आगे कहता है कि जो ग्रैंड फादर है वो कितने टाइम्स है बेटा 10 टाइम्स ओल्डर है। तो क्या लिखोगे देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज कितने टाइम्स है वो 10 टाइम्स है। अगर जो
उनकी ग्रैंड डॉटर है वो अगर x ईयर्स की है तो ग्रैंडफादर कितने ईयर्स के होंगे? 10x के होंगे। कितने होंगे? 10x के होंगे। ठीक है, आगे वो कहता है कि वो उससे 54 साल बड़े भी हैं। मतलब क्या है कि उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर्स है। ऑल्सो अगर दादाजी 10x है और गुड़िया x है तो उनकी एज का डिफरेंस कितना है? 54x है। ये कितना हो गया? 9x हो गया इज इक्वल टू 54, देन x इज इक्वल टू 54 बाई 9 इज इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और हमें क्या बताना है? उनकी प्रेजेंट एज। तो क्या लिखेंगे? देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी है? x जो मैंने मान के चला था दैट इज 6 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या मान के चले थे बेटा? 10x दैट इज 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। क्या आ जाएगा बेटा? 60 ईयर्स। तो एक तो आ जाएगी 6 ईयर्स और दूसरी क्या आ जाएगी? 60 ईयर्स। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 10. What is the question number 10 here? Aman's age is 3 times his son age. अमन की जो एज है वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है। कितनी है? 3 टाइम्स है। तो मैं मान के चलता हूँ लेट अमन का जो बेटा है, अमन्स सन्स प्रेजेंट एज, उसकी मैं क्या मान के चलता हूँ? प्रेजेंट एज। कितनी ले ली मैंने? x ईयर्स ले ली। तो आप लोग लिखोगे देन लेट अमन की भी क्या ले लोगे? प्रेजेंट एज ले लोगे। क्या ले लोगे? प्रेजेंट एज। अगर अमन के बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स है। तो अमन की कितनी हो जाएगी? इससे 3 टाइम्स दैट इज 3x ईयर्स। कितनी हो जाएगी? 3x ईयर्स हो जाएगी। क्लियर? आगे ये कहता है 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहता है 5 साल पहले, सॉरी 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। ये कहता है कि 10 साल पहले वो अपने बेटे की उम्र का कितना था बेटा? 5 टाइम्स था। कितना था? 5 टाइम्स था। अगर आज आप कितने साल के हो? 12 साल के हो, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? 2 ईयर्स के होंगे। कैसे निकाला? 10 माइनस करके। उसी तरह अगर अमन का बेटा आज x ईयर का है तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 10। कितना हो जाएगा? x माइनस 10। इस बात का ध्यान रखना। अमन की प्रेजेंट एज अगर 3x है तो 10 साल पहले कितनी होगी? 3x माइनस 10 होगी। कितनी होगी? 3x माइनस 10 होगी। आगे ये कहता है कि 10 साल पहले ये जो पिता है ये अपने बेटे की उम्र का कितना था? 5 टाइम्स था। तो अगर मैं इसके बेटे की उम्र को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं इस बात को। 5x माइनस 50, 3x माइनस 10। तो x वेरिएबल है, इधर ले आइए, 50 को उधर ले जाइए। कितना हो गया? 40, 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40/2 दैट इज 20। क्लियर? अगर x 20 आ गया तो आप क्या लिखोगे? देन जो अमन है उसके जो बेटा है उसकी जो प्रेजेंट एज है x ईयर्स था। कितना था? x ईयर्स था। तो कितना हो गया? 20 ईयर्स है। और जो अमन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितना था? 3x था दैट इज 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। कितना हो जाएगा बेटा? 60 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, रिपीट कर रहा हूँ। अमन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और अमन के बेटे की जो प्रेजेंट ईयर है वो हम क्या मान के चले थे? एज x ईयर्स मान के चले थे। और अमन की प्रेजेंट एज हम क्या मान के चले थे? 3x मान के चले थे। उसने कहा 10 साल पहले, तो मैंने दोनों की एज में से क्या माइनस कर दिया? 10 माइनस कर दिया। वो कहता है अमन की एज अपने बेटे की एज की 5 टाइम्स था, तो मैंने उसको बेटे को 5 टाइम्स कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। सोल्व कर दिया और क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 फिनिश होती है। आई हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर? इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5
तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल, क्लियर। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मैथमेटिक्स की। थैंक यू वेरी मच।